हेलो एवरीवन। वेलकम टू म्यूजिक थ्योरी क्लासेज। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मिशन जेआरएफ सीरीज में आज की क्लास में हम करने वाले हैं 2022 का पेपर सॉल्व। ठीक है। पिछली क्लासेस आपने देखी होंगी, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। आई होप पेपर आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक सुपर बैच है, कॉमन बैच है सभी म्यूजिक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे डी ट्रिपल एस बी की, केवीएस की, एनवीएस की, एमआरएस की, टीजीटी, पीजीटी की, या किसी भी स्टेट के टेट की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक सुपर बैच है, कॉमन बैच है। एक ही बैच में आपकी सभी एग्जाम्स की तैयारी जो है इसमें हो जाती है। तो बैच लेने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। चलिए, ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने अलग अलग पेपर क्वालिफाई किए। चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं 2022 का पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, निम्नलिखित में से किस गायिका को पंडवानी गायन के लिए जाना जाता है? देखिए, पिछले जितने भी हमने पेपर किए हर पेपर में ये क्वेश्चन आया है। तीजन बाई का नाम या पंडवानी गायक का नाम हर बार आया है। पहले तो ये गायकी है कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। इम्पोर्टेंट चीज सबसे पहले। ठीक है, दूसरा मैंने पिछले पेपर में बताया था या उससे पिछले वाले में बताया था कि पंडवानी का जहां पर भी जिक्र आएगा 99% आपका कौन सा पूछा जाएगा? तीजन बाई का नाम आएगा। तीजन बाई का नाम आएगा। क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर क्या है? तीजन बाई। गौरी देवी है, ये मांड गायिका है, राजस्थान से है। मांड गायिका। हीराबाई बड़ौदकर किराना घराने से हैं, आपकी ख्याल गायिका हैं। और सिद्धेश्वरी देवी है, इनको ठुमरी क्वीन बोला गया है। ठुमरी क्वीन के नाम से इनको जाना जाता है, या इनको उपाधि दी गई है ठुमरी क्वीन की। क्लियर सारे? तीजन बाई को अवार्ड भी मिले हैं, पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, विभूषण मिला है। ठीक है, तो इनको पद्मश्री कब मिला था तीजन बाई को? ये भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। पद्मश्री इनको मिला था 1988 में। 1988 में। पद्म भूषण कब मिला था इनको? पद्म भूषण मिला था इनको 2003 में। 2003 में। और पद्म विभूषण इनको मिला था, पद्म विभूषण इनको मिला था 2019 में। ठीक है, 2019 में। क्लियर? और जो हीराबाई बड़ौदकर है किराने घराने की, इनको भी पद्म भूषण मिला हुआ है। पद्म भूषण इनको कब मिला था? इनको मिला था 1970 में। 1970 में। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। क्लियर? एक ही क्वेश्चन से हो गए 7-8 क्वेश्चन आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। एक तरफ आपके दिए गए हैं इंस्ट्रूमेंट, दूसरे तरफ दिए गए हैं उनके वाद्यों की श्रेणी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सी श्रेणी में आपका आता है। ठीक है, तो कमायचा है, मुरली है, खंजरी है, झाज है। मुरली का आपको पता है, मुरली कौन सा वाद्य है? मुरली आपका सुशीर वाद्य है। ठीक है, बी का 4 कहाँ पे है? बी का 4 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, कमायचा क्या है आपका? कमायचा आपका तत्वाद्य है। ठीक है, खंजरी क्या है? खंजरी आपका अवनद वाद्य है। ठीक है, खंजरी आपका अवनद वाद्य है। और झांझ आपका क्या है? झांझ आपका घन वाद्य है। घन वाद्य है। क्लियर? झांझ आपका घन वाद्य है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शोध प्रबंध लिखने के लिए संदर्भ हेतु आवश्यक तत्वों को चिन्हित कीजिए। शोध प्रबंध लिखने के लिए क्या क्या है? देखिए, संदर्भ, शोध प्रबंध लिखने के लिए संदर्भ हेतु, संदर्भ ग्रंथ सूची के लिए क्या क्या चाहिए लास्ट में? एक तो आपको संदर्भ ग्रंथ सूची चाहिए, दूसरा आपको पाद टिप्पणी चाहिए। ठीक है, शोध प्रविधि की आवश्यकता नहीं होती संदर्भ में, आपके इंटरव्यूज की आवश्यकता नहीं होती और स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। तो बी और डी, बी और डी है आपका ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टैगोर गान के ताल आड़ खेमटा में निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं? देखिए, रविंद्र संगीत की ये आपकी ताल होती है, ताल आड़ खेमटा। इसमें मात्राएं कितनी होती हैं? 12 मात्राएं होती हैं इसमें। ठीक है, 12 मात्राएं होती हैं। 3-3 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। 3-3 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। इसमें 3 ताली होती है और 1 खाली होती है।
3 ताली और 1 खाली होती है। ताली किस किस पर होती है? पहली मात्रा पर, चौथी मात्रा पर, 8वीं मात्रा पर और 10वीं मात्रा पर क्या होती है? नहीं, पहली, चौथी और 10वीं पर आपकी ताली होती है, 8वीं मात्रा पर क्या होती है आपकी? खाली होती है, खाली होती है। क्लियर? तो 3 ताली 1 खाली इसका क्या है? राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राग की पकड़ किसे कहते हैं? राग की पकड़ किसको कहते हैं? राग में लगने वाले मुख्य स्वर, राग के आरोहणात्मक स्वर, राग में लगने वाला रागवाचक स्वर समूह या राग में वादी संवादी सहित स्वर समूह। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, राग में लगने वाले रागवाचक स्वर समूह को क्या कहते हैं? राग की पकड़ कहते हैं। क्लियर? चलिए, थाट, बिलावल अथवा धीर शंकर भरण के सप्तकों में वादी संवादी में कितने युग्म प्राप्त होते हैं? कितने युग्म जो है वादी संवादी के मिलते हैं? वादी संवादी मतलब षडज पंचम और षडज मध्यम। ठीक है, वादी संवादी, वादी कितने के होते हैं? संवादी कितने पे होते हैं? 9 और 13 श्रुति का अंतराल पूछा है। 9 श्रुति के कितने पेयर बनेंगे और आपके 13 श्रुतियों के कितने पेयर बनेंगे? ठीक है, तो 13 श्रुतियों वाला एक सप्तक में, बिलावल थाट के सप्तक में सापा होएगा 13 श्रुति का, रे और धा होएगा आपका 13 श्रुति वाला, और गा और नी क्या होएगा? ये तीनों आपके क्या होंगे? ये 13 श्रुतियों के अंतराल के होंगे। इन सब में सापा संवाद है, स्वर वाले टॉपिक में पढ़ा था। ठीक है, स्वर वाले टॉपिक में पढ़ा था। सा मा किस में होएगा? पहला तो सा मा में ही होएगा, सा मा में होएगा, रे और पा में होएगा आपका। ठीक है, और लास्ट में धा और तार सप्तक के सा में होएगा। इनमें क्या होएगा आपका? 9 श्रुति अंतर संवाद होएगा, कौन सा? सा मा संवाद। ठीक है, तो एक सप्तक में कितने हो गए? 3 सा पा के और 3 आपके सा और मा के, तो टोटल कितने हो गए आपके? 6 संवाद। आंसर कितना है? 6। क्लियर? कितने पेयर हैं पूछे गए हैं? वादी संवादी के कितने पेयर? क्लियर? चलिए, धमार ताल की एक आवर्तन त्रिगुण कितनी मात्राओं की होगी? ठीक है, धमार ताल में सबसे पहली चीज, धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है? धमार ताल में, धमार ताल में मात्राएं होती है आपकी 14। विभाग क्या क्या होते हैं? 5, 2, 3, 4। देखो, धमार ताल भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमने लास्ट में, जितने भी हमने अब तक के क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व हुए हैं, सब में धमार ताल के बारे में पूछा गया है, सब में आया है, कैसे ना कैसे करके क्वेश्चन आया। चाहे उसका पहला विभाग पूछा गया हो, चाहे मात्रा पूछी गई हो, चाहे ताली खाली पूछी गई हो। ठीक है, हर पेपर में धमार ताल का कहीं ना कहीं जिक्र आया है। ठीक है, तो 14 मात्राओं की ताल है, एक आवर्तन में त्रिगुण पूछा गया है। ठीक है, अब ये निकालने का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपको किसी भी गुण की निकालना चाहिए, 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, 5 गुण। ठीक है, इसमें क्या होता है? आपको फॉर्मूला क्या है? सबसे ऊपर लिखनी है टोटल मात्रा, कुल मात्रा जितनी है वो ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो आपका जो गुण है, जितना गुण से आप कर रहे हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला है, इसको याद रखना। मात्रा कितनी है? 14 मात्राएं हैं। गुण कितना है? 3 गुण है। आंसर क्या आएगा आपका? आंसर क्या आएगा? 3 चौक 12, 2 शेष बच गया, नीचे आ गया, 4 सही 2/3। मैथ तो आता ही होगा। 14/3 पे जाएंगे तो क्या बचेगा? 3 चौक 12, 2 आपका शेष बच गया, 3 से भाग गया, 4 सही 2/3। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 सही 2/3 का मतलब क्या है कि जब धमार ताल के एक आवर्तन की त्रिगुण करेंगे तो 4 मात्राओं में तो कंप्लीट आएगी, 4 मात्राओं तो कंप्लीट आएंगी, और 5वीं मात्रा का 2/3 हिस्सा जाएगा, 5वीं मात्रा का 2/3 हिस्सा जाएगा, 2/3 हिस्सा आएगा। 4 मात्राएं पूरी, 5वीं मात्रा का 2/3 हिस्सा। 2/3 क्या होता है? ठीक है, चलिए, दो तिहाई हिस्सा आ गया समझ में। किसी भी ताल का आपको ये लहकारियां निकालनी हो कि कितने गुण में कितनी मात्राएं आएंगी, ये फॉर्मूला याद रखना। ऊपर आपको रखनी है टोटल मात्राएं, नीचे आपको रखनी है जितना भी गुणा का बोला गया है, जितने भी गुण बोले गए हैं, त्रिगुण बोला गया है, 2 गुण, 4 गुण, 6 गुण, 8 गुण, नीचे वो रख दो। आपको पता चल जाएगा कि कितनी मात्राओं में जो है वो उतना गुण आपका आएगा।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लग्गी लड़ी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस गायन शैली में किया जाता है? तो लग्गी लड़ी का धमार में नहीं करते, ध्रुपद में नहीं करते, ख्याल में नहीं करते। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठुमरी में आपका क्या करते हैं? लग्गी लड़ी का प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलिए, चौथे स्वस्थान नियम में किन स्वरों में आलाप किया जाता है? स्वस्थान नियम आपने पढ़े हैं, तो स्वस्थान नियम में 4 चीजें होती हैं। पहला तो अंश स्वर होता है, मुख्य स्वर होता है, ठीक है। अंश स्वर को मान लो सा स्वर मान लेते हैं, ठीक है, अंश स्वर होता है। उसके बाद होता है आपका दर्द स्वर होता है, ठीक है। ये इससे चौथा स्वर होता है, अंश स्वर से फोर्थ नंबर का स्वर। अगर अंश स्वर को सा मान रहे हैं तो ये क्या आएगा? माँ आएगा, ठीक है। उसके बाद होता है आपका द्विगुण का स्वर। एक होता है द्विगुण। द्विगुण मतलब दो गुणा, अंश स्वर से दो गुणा। अगर साब इसको मान रहे हैं तो अंश स्वर से दो गुणा क्या आएगा आपका? तार सप्तक का सा। क्लियर? ये चीजें होती हैं आपकी स्वस्थान नियम में। अब स्वस्थान नियम का पहला नियम क्या है? 4 इसके नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि मंदर के स्वर और अंश से नीचे नीचे, मतलब सा से नीचे वाले और सा तक के, ठीक है। पहला नियम ये है। दूसरे नियम में आपके क्या होते हैं कि माँ तक के, दर्द स्वर तक के, सा से लेकर माँ तक के इतने आलाप होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नियम में क्या है कि द्विगुण से पहले वाले, मतलब इसमें पा, धा और नी को भी ऐड कर लिया जाता है। और चौथे नियम में क्या होता है? चौथे नियम में द्विगुण को भी ऐड कर लिया जाता है, द्विगुण को और इससे ऊपर वाले को, ठीक है। तो चौथा संस्थान नियम किन स्वरों में होता है? द्विगुण से और उसके ऊपर वाले। कहाँ है? द्विगुण स्वर तथा उसके ऊपर वाले स्वरों को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आ गया समझ में संस्थान नियम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत्व के सही प्रकारों को चुनिए। अल्पत्व बहुत्व। अल्प का मतलब होता है उस स्वर का कम प्रयोग करना, बहुत्व का मतलब होता है उस स्वर का ज्यादा प्रयोग करना। लंघन करके क्या उसको बहुत्व कर रहे हैं? अगर उस स्वर को लांग के जाएंगे तो उसका बहुत्व होगा? नहीं होगा। अलंघन से, अलंघन मतलब कभी भी आरों में अवरों में कभी भी उसको अलंघन नहीं करना, उसको लांग के नहीं जाना, तो मतलब उसका क्या होगा? यूज होगा। अभ्यास मूलक उसका अभ्यास करके बिल्कुल ठीक है, उसका बहुत्व में यूज होगा। अनभ्यास करके उसका अभ्यास ही नहीं करेंगे तो कैसे यूज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी, बी एंड सी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अल्पतव में उसको लांग के चले जाएंगे, कम प्रयोग होगा। अनभ्यास करेंगे, अभ्यास में उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो अल्पतव होता है। बहुत्व उसको लांगना नहीं है और बार बार उसका अभ्यास करना है, अभ्यास मूलक होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शोध में सेकेंडरी सोर्स को चिन्हित कीजिए। सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं? देखिए, पहला है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू आपके डायरेक्ट लिए जाते हैं, शोधकर्ता डायरेक्ट लेता है। देखो, प्राइमरी सोर्स वो होते हैं, प्राइमरी सोर्स वो होते हैं जो डायरेक्ट अपनी आंखों देखे हों या डायरेक्ट कहीं, जैसे पुराने आपके पांडुलिपि हों, सिक्के हों, राजपत्र हों, इस तरह के। सेकेंडरी क्या होते हैं कि उसमें आपके रिव्यू या एनालिसिस जब उसको कर देते हैं तो वो सेकेंडरी बन जाते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू डायरेक्ट होते हैं। सांगीतिक रचना फर्स्ट टाइम होती है। प्राइमरी क्या होते हैं? फर्स्ट टाइम देखे हुए, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो भी शोध फर्स्ट टाइम हो रही है वो भी प्राइमरी में आएगी, ठीक है। तो ये भी आपके क्या है? ये भी प्राइमरी है। मंच प्रदर्शन विश्लेषण, ठीक है। डायरेक्ट अगर आप मंच प्रदर्शन देख रहे हैं तो वो प्राइमरी में आएगा, लेकिन अगर उसको एनालाइज कर रहे हैं तो वो क्या आएगा? सेकंड में, सेकंडरी सोर्स बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका? राइट आंसर। अगर ऑप्शन होता मंच प्रदर्शन को देखना, ठीक है, तो वो आप डायरेक्ट देख रहे हैं, वो आपका प्राइमरी में आएगा। लेकिन उसका अगर विश्लेषण कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो सेकेंडरी सोर्स है। क्लियर? चलिए, ठुमरी गायन के साथ बजने वाली प्रमुख ताले, ठीक है। ठुमरी गायन के साथ बजने वाली प्रमुख ताले कौन सी हैं? चलिए, यतिशेखर कितनी मात्राओं की ताल है? 15 मात्राओं की ताल है। तिलवाड़ा 16 मात्राओं की ताल है। गज जंपा 15 मात्राओं की ताल है। जत ताल 16 मात्राओं की ताल है। दीप चंदी 14 मात्राओं की ताल है। और दीप चंदी को चाचर ताल भी बोलते हैं जब इसका ठुमरी में प्रयोग करते हैं। तो एक तो होगी दीप चंदी, दूसरी होती है आपकी जत ताल। डी और ई ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में। जत ताल और दीप चंदी का आप में
प्रयोग किया जाता है ठुमरी गायन में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ से प्रारंभ किए गए साम सप्तक का 5वां स्वर क्या होगा? साम सप्तक के स्वरों को पता है, साम सप्तक में 7 स्वर होते हैं। स्टार्ट किससे होती है? कुष्ठ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वार्य। ये आपके 7 स्वर होते हैं, अतिस्वार्य। ठीक है, तो 5वां स्वर पूछा है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 5वां स्वर क्या है? ओ सॉरी, 5th पूछा है। ठीक है, 5th स्वर आपका पूछा है तो क्या आएगा आपका? चतुर्थ स्वर। राइट आंसर क्या है आपका? सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कर्नाटकी संगीत के साधारण गंधार के समान स्वर हिंदुस्तानी संगीत में कौन सा होगा? साधारण गंधार के समान कौन सा स्वर होगा इसमें? ठीक है, तो हिंदुस्तानी संगीत में स्वर कैसे होते हैं? सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा। ठीक है, दक्षिणी संगीत में कैसे होते हैं? सा के समान सा होता है, फिर शुद्ध रे होता है, शुद्ध रे होता है, फिर शुद्ध गा होता है, शुद्ध गा, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? 4 श्रुति का रे। ठीक है, उसी के बाद शुद्ध के बाद आता है साधारण गा, साधारण गा, और इसी का दूसरा नाम होता है 6 श्रुति का रे, और उसके बाद आता है अंतर्गंधार गा, अंतर्गंधार। ठीक है, तो साधारण गंधार पूछा है तो साधारण गंधार के समान क्या है आपका? कोमल गा है, तो आंसर क्या आएगा? कोमल गा। क्लियर? मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है अंतर्गंधार का, कि दक्षिणी संगीत का अंतर्गंधार किसके समान है? वो होगा आपका शुद्ध गंधार के समान। क्लियर? दोनों क्वेश्चन सोल्व। ज्यादातर आपका पूछा जाता है अंतर्गंधार का, कि कर्नाटक के संगीत का अंतर्गंधार। देखिए बताया था शुद्ध गंधार 1 श्रुति ऊपर चढ़ेगा, साधारण गंधार 2 श्रुति ऊपर चढ़ेगा, अंतर्गंधार। साधारण गंधार कौन सी श्रुति पर होता था? होता है, और सॉरी होता था 10th पर। ठीक है, अंतर्गंधार और काकली निषाद दो आपके क्या थे? पुराने टाइम के विकृत स्वर थे। ठीक है, गंधार जब 1 श्रुति ऊपर चढ़े साधारण गंधार, 2 श्रुति ऊपर चढ़े अंतर्गंधार। क्लियर? चलिए, अंतर्गंधार कौन सी श्रुति पर होगा? 11th श्रुति पर क्या होगा आपका? अंतर्गंधार होगा। क्लियर? 9वीं श्रुति पर गंधार होता था, 10th पे साधारण गंधार, 11th पे अंतर्गंधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुष्ठ से प्रारंभ किए साम सप्तक में 5वां, अच्छा पिछला हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से खंड जाति की ताल कौन सी है? तो खंड जाति की ताल इसमें से क्या आएगी आपकी? रूपक ताल जो है वो खंड जाति की ताल होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ग्राम प्रकारों को इंगित कीजिए। ग्राम इसमें से कौन कौन से हैं? ग्राम तो हुम्फित और आपके नामित। हुम्फित और नामित क्या है आपके? ये दोनों आपके ग्राम हैं। ठीक है, रत्नाकर में जो 15 प्रकार के ग्राम के प्रकार दिए थे उनमें से ये क्या है? ये आपके ग्राम के प्रकार है। ठीक है, गिटकिरी और अचरक क्या है? ये आपकी तान के प्रकार है। तान कितनी होती है? 15 होती है। हिंदुस्तानी संगीत में गमक कितनी होती है? 15 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बांसुरियों को एक साथ बजाए जाने वाले लोक वाद्य को कहते हैं। दो बांसुरियां जब एक साथ बजाई जाती हैं तो क्या कहते हैं उसको? अलगोजा कहते हैं, अलगोजा। ये कहाँ होता है आपका? राजस्थान में और आपका पंजाब के क्षेत्र में। राजस्थान और पंजाब के क्षेत्र में ये पंजाबी गानों में या पंजाबी कलाकारों को कई बार देखा होगा, दो बांसुरी एक साथ बजाते हैं, उनको क्या कहते हैं? अलगोजा कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शोध लेखन के अंतर्गत, थीसिस के अंतर्गत किसे प्राइमरी सोर्स नहीं माना जाता है? ठीक है, प्राइमरी सोर्स किसको नहीं माना जाता है? मतलब सेकेंडरी सोर्स पूछा गया है। इंटरव्यू क्या है आपका? प्राइमरी सोर्स है। शोध प्रबंध क्या है आपका? प्राइमरी सोर्स है। डायरी क्या है आपका? प्राइमरी सोर्स है। पाठ्य पुस्तक क्या होगा इसका? राइट आंसर पाठ्य पुस्तक आपका क्या होगा? वो सेकेंडरी सोर्स होगा। क्लियर? क्योंकि पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे आपके राइटर होते हैं और बहुत सारे शोधों का कॉम्प्लिकेशन होता है पुस्तक में।
क्लियर? किसी की डायरी जो है, किसी की पर्सनल डायरी है, वो आपकी प्राइमरी सोर्स में आएगी, लेकिन पुस्तक जो है वो आपकी सेकेंडरी में आएगी। ठीक है? क्योंकि पुस्तक में बहुत सारे सिद्धांत होते हैं और बहुत सारे शोधों का जो है कॉम्प्लिकेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शोध का विषय चयन करते समय, ठीक है, शोधार्थी को किस पर विचार करना चाहिए? ठीक है, आपकी रिसर्च का जब आप टॉपिक चूज करते हो तो क्या होता है, सबसे पहले क्या देखते हो? रिसर्च प्रॉब्लम ही देखते हो, प्रॉब्लम। ठीक है, टॉपिक करते हुए प्रॉब्लम होगी तभी तो उस टॉपिक पर आप रिसर्च करोगे। तो इसमें क्या आएगा, समस्या क्या है? ठीक है, समस्या सबसे पहले देखी जाएगी, उसी समस्या पर को फिर क्या आप टॉपिक बनाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नौवीं मात्रा पर खाली किसमें है? नौवीं मात्रा पर खाली। ठीक है, तो सूल ताल में आपकी नौवीं मात्रा पर खाली होती है और आपकी बसंत ताल पर नौवीं मात्रा में खाली होती है। तो ए एंड डी क्या है आपका? चौथा ऑप्शन क्या है? राइट आंसर। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका क्या है? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचम सवारी के पंचम सवारी के ठेके की उसी ताल के आवर्तन में एक एक बार दोगुण व चौगुण किस मात्रा के पश्चात प्रारंभ होगी? किस मात्रा के पश्चात पूछा गया है। मतलब क्या है, पंचम सवारी में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले तो सबसे पहले ये 15 मात्राएं होती है पंचम सवारी में। ठीक है, पंचम सवारी का एक आवर्तन है, इतना आवर्तन है। ठीक है, 15 मात्राओं का एक आवर्तन है। उसमें पंचम सवारी उसी ताल के एक आवर्तन में एक बार दुगुण एक बार चौगुण, मतलब एक बार इसमें दो गुण भी आनी चाहिए, एक बार इसमें चार गुण भी आनी चाहिए। ठीक है, तो एक ही आवर्तन में दो गुण और चार गुण आ जाएं तो वो कितनी मात्रा के पश्चात प्रारंभ होगी? मतलब आगे से कितनी मात्राओं के पश्चात वो उठेगी, कौन सी मात्रा से उठे कि दो गुण भी आ जाए और चार गुण भी आ जाए एक ही आवर्तन में। ये आपका क्वेश्चन है, समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल से ये क्वेश्चन है, ये बस देखने में मुश्किल होते हैं, अगर आपको इनके फॉर्मूला का पता है तो बिल्कुल आसान होते हैं। ठीक है, दो गुण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले पहले मैंने निकालना बताया था, दो गुण और चार गुण कैसे निकालेंगे। ठीक है, कि कितनी मात्रा में आओगी, ऊपर होती है टोटल मात्रा, नीचे होती है आपका गुण। ठीक है, तो इसकी दो गुण निकालो, 15 मात्राएं हैं, नीचे दो, क्या होगा? 7.5। मतलब इसका जो दो गुण है वो कितनी मात्राओं में आएगा? 7.5 मात्रा में, 7.5 मात्रा में आपका दो गुण आ जाएगा। क्लियर? उसी प्रकार इसका चार गुण निकालो, चार गुण 15/4, 15/4 क्या होगा आपका? 15/4 बन जाएगा 3.75, 3.75। ठीक है, मतलब पौने चार मात्रा में आपका क्या आ जाएगा, क्या बन जाएगा? चार गुण आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है कि दो गुण आ जाए चार गुण आ जाए तो कितनी मात्राओं के बाद? टोटल 15 मात्राओं में से 7.5 मात्रा दो गुण की है, 3.75 मात्रा चार गुण की है, तो जो बाकी बच गई वहीं से उठेगा। ठीक है, तो इनको जोड़ दो, 7.5 प्लस 3.75, 3.75 क्या बन गया आपका? 11.25 बन गया। ठीक है, मतलब एक आवर्तन में 7.5 मात्रा दो गुण की होंगी, दो गुण आ जाएगी 7.5 मात्रा में, और 3.75 मात्रा में आपका चार गुण आ जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल होगी, ये यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी आपकी? 11.25 होगी। तो बाकी जो बच गई, इसका मतलब ये है इतनी मात्राओं के बाद ये उठेगी। तो 15 में से 11.25 को घटा दो, 15 माइनस 11.25 कर दो, आपका टोटल आ जाएगा कि कौन सी मात्रा से आपकी उठेगी। टोटल क्या होगा? ठीक है, 15 में से जब 11.25 घटाएंगे तो क्या आएगा? 3.75, 3.75, 3.75 आपका क्या है? ये वाला स्पेस है 3.75, मतलब 3.75 पौने चार मात्राओं में एक गुण बचेगी,
उसके बाद फिर आपकी 2 गुण स्टार्ट होगी, 7.5 मात्राओं में जाएगी, उसके बाद आपकी 3.75 मात्रा में ही आपकी 4 गुण आएगी। क्लियर? 3.75 को लिखते कैसे हैं? 3 का तो 3 हो जाएगा, 0.75 क्या होता है? पूर्णा गुण। पूर्णा गुण कितना होता है? 3/4। ऑप्शन क्या होगा? 3/4। तो 3 से ही 3/4, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। समझ में आया? समझ में आया? क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की, वो बस मुश्किल घुमा फिरा के दे रखी है। चीज बिल्कुल सिंपल है। एक आवर्तन में 2 गुण भी फिक्स करनी है, 4 गुण भी फिक्स करनी है, और ये पूछा गया है कि कितनी मात्राओं के बाद उठे। मतलब एक गुण इसमें आएगी, उस एक गुण कितनी मात्राओं तक बजेगी, उसके बाद आपकी 2 गुण और 4 गुण स्टार्ट होगी। क्लियर? तो पहले पहले 2 गुण की मात्राओं निकाल लो। मात्रा निकालने का फॉर्मूला बता रखा है ऊपर, टोटल मात्रा ताल के नीचे जितना गुण है, तो उतनी मात्राओं में 2 गुण बचेगी। ऐसे ही 4 गुण निकाल लो, दोनों को जोड़ कर लो, ठीक है, उसमें टोटल में से माइनस कर दो, ठीक है, तो उतनी मात्राओं के बाद आपकी क्या हो जाएगी? स्टार्ट होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा चरमच श्रेणी का वाद्य है? चरमच श्रेणी का वाद्य है, इनमें से कौन सा है? ठीक है, चरमच श्रेणी का ताशा बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखा होगा, ताशा आपका चरमच श्रेणी का होता है, अवनत श्रेणी का वाद्य होता है। जंतर क्या होता है? जंतर आपका राजस्थान का है, तत् श्रेणी का वाद्य होता है, ठीक है, तत् श्रेणी का। भुंगल और अलगोजा, भुंगल और अलगोजा क्या है आपका? सुशीर का। अलगोजा अभी पढ़ा ही था, दो आप बांसुरियों के एक साथ बजाते हैं। भुंगल वो है जो है आपका मेवात साइड का ही है, ये भी सुशीर जो है श्रेणी का वाद्य है। क्लियर? चरमन श्रेणी का क्या आएगा? ताशा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शोध की रूपरेखा तैयार करने के लिए, मतलब सिनोप्सिस तैयार करने के लिए, शोध की रूपरेखा क्या होती है? सिनोप्सिस। सिनोप्सिस सिनोप्सिस तैयार करने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? क्या है आवश्यक तत्व? शोध की समस्या की स्पष्टता, बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी रिसर्च प्रॉब्लम में। आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, तभी तो उस टॉपिक पर आप रिसर्च करोगे। क्रमबद्धता, सिस्टमेटिक लेवल होना चाहिए, सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये भी है। उपलब्ध साहित्य का लिटरेचर रिव्यू, पुनरावलोकन, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रीसिस्ट नहीं, प्रीसिस्ट लास्ट में आता है। प्रीसिस्ट आपका जब थीसिस लिखी जाती हैं तो उसमें से आप कहाँ कहाँ से चीजें उठा रहे हो, फैक्ट उठा रहे हो या डाटा उठा रहे हो, वो होता है आपका संदर्भ ग्रंथ सूची और प्रीसिस्ट। वो आपका सिनोप्सिस में नहीं आएगा, वो आपका लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग या थीसिस राइटिंग में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ठीक है। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए, आधुनिक समय में इनमें से कौन सा षड्ज पंचम सापा संवाद, सापा संवाद नहीं है? सापा संवाद कौन सा होता है? 13 श्रुति का संवाद होता है सापा संवाद। तो कौन सा इसमें नहीं है? ठीक है, रेदा है सापा संवाद, गानी सापा संवाद है, माँ और सा सापा संवाद है, बिल्कुल। धा और रे क्या है? धा और रे आपका नो श्रुति का संवाद है। तो ऑप्शन क्या होगा? धा और रे राइट आंसर। संवाद निकालेंगे कैसे? अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं पता तो धा और रे लिख लो, धा नी सा रे, ठीक है। अब धा को सा मान लो, क्योंकि सापा संवाद निकालना है, धा को सा मान लो, सा रे गा मा। धा और माँ में क्या आ गया? सा और माँ का संवाद है धा और में, ठीक है। तो ये क्या है आपका? नो श्रुति का संवाद है, सामा संवाद, ठीक है। बाकी इनको निकाल के देख लेना, सापा संवाद है माँ सा में, ठीक है। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तान किसे कहते हैं? तान, स्वरों को ताल रहित बजाना, नहीं बिल्कुल, ताने तो ताल में बजाई जाती हैं, ठीक है, ताल रहित तो आलाप होते हैं आपके, ठीक है। स्थाई के स्वरों को प्रदर्शित करने वाला स्वर समूह, बिल्कुल नहीं। स्वरों का आरोत्मक प्रयोग, नहीं, उसमें अवरोत्मक भी होता है, चाहते भी हैं आत्व भी है। स्वरों का क्रमबद्ध ताल सहित अलंकारिक प्रयोग, यही क्या है आपका राइट आंसर है, ठीक है। ताल में बंधे होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए और अलंकारिक प्रयोग। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य की दृष्टि से राग विस्तार में क्या तत्व आवश्यक नहीं है? क्या तत्व मतलब संगीत के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, राग विस्तार का जब उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या तत्व आवश्यक नहीं है? कौन कौन सी चीजें आवश्यक नहीं है? वर्ण गमक स्थाई बिल्कुल आवश्यक है, यही सौंदर्य बढ़ाते हैं। छंद स्वर ताल ये भी बढ़ाते हैं। लय काकू श्रुति ये सब चीजें भी बढ़ाते हैं। विषमवाद विश्वव्रता ये आपके जो है नहीं आएंगे, सौंदर्य के बढ़ाने के लिए ये आवश्यक नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है राइट आंसर। क्लियर। चलिए, बिलावल में किस राग के मिश्रण से देवगिरी बिलावल बनता है? बिलावल में कौन से राग को मिलाएं तो देवगिरी बिलावल बन जाता है? तो इनमें से आपका बिलावल में आएगा शुद्ध कल्याण। कहाँ गया? शुद्ध कल्याण मिलाने से जो है आपका देवगिरी बिलावल बनता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने संगीत रत्नाकर पर टीका नहीं की है? देखिए, संगीत रत्नाकर पर सबसे इंपॉर्टेंट तो सिंह भोपाल की है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये है, इन्होंने लिखी थी संगीत सुधारक इन्होंने लिखी थी। ठीक है। गंगाराम ने आपकी संगीत रत्नाकर की हिंदी में टीका की थी, केशव ने भी संगीत रत्नाकर पर टीका की थी जिसका नाम था सेतु। लेकिन अभिनव गुप्त ने किस पर टीका की थी? अभिनव गुप्त ने की थी नाट्यशास्त्र पर, नाट्यशास्त्र की टीका की थी और उसका नाम क्या था? अभिनव भारती। ठीक है, क्लियर। और इसी अभिनव गुप्त ने 9वां रस बताया था, कौन सा था? शांत रस। इन्हीं अभिनव गुप्त ने बताया था कि उदात अनुदात स्वरित ही आज के आपके 4 श्रुति 3 श्रुति और 2 श्रुति वाले स्वर हैं। इन्होंने ही भरत की जो सारणा थी उसको सिस्टमेटिक तरीके से प्रूव किया था सारी चीजों को। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें करी थी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुर बहार को अधिकतर किस स्वर में मिलाया जाता है? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो बार बार पूछा जाता है, सुर बहार के आविष्कारक कौन है? सुर बहार का आविष्कार किया था गुलाम मोहम्मद ने, क्लियर। वो मिलाया किस में जाता है? काली के प्रथम मध्यम। और फर्स्ट ब्लैक का मध्यम क्या आएगा आपका? फर्स्ट ब्लैक का मध्यम आपका बन जाता है एफ शार्प। क्लियर है। फर्स्ट ब्लैक का मध्यम क्या बनेगा आपका? एफ शार्प बन जाएगा। फर्स्ट ब्लैक क्या होता है? सी शार्प होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, अहोबल का तीव्रतर निषाद किस आधुनिक स्वर के समान है? अहोबल ने तीव्र स्वरों की 4 संज्ञा दी थी, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम और अति तीव्रतम। ठीक है, ये नी के 4 प्रकार थे, नी के उन्होंने 4 प्रकार दिए थे। ये आज के टाइम में नी के 4 प्रकार कौन से हैं? 2 ही हैं। पहला तो कोमल निषाद, दूसरा शुद्ध निषाद। तो शुद्ध निषाद किसके अकॉर्डिंग जाएगा? तीव्रतर के अकॉर्डिंग जाएगा। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा? शुद्ध निषाद। समझ गए? क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदार, कामोद तथा छायानट सभी के अंतरों में कौन सी शब्दावली समान रूप से प्रयुक्त होती है? केदार, कामोद और छायानट, चलिए बताइए। तो इसमें से आपकी शब्दावली जाएगी जो केदार में भी, कामोद में भी और छायानट में भी जाएगी, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ये आपकी तीनों रागों के अंतरों में ये शब्दावली का प्रयोग होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं क्वेश्चन पर, निशंक किस विद्वान के साथ जुड़ा हुआ है? निशंक, पहली बात निशंक क्या है?
निशंक वीणा का आविष्कार भी किन्होंने किया था? उसी विद्वान ने किया था जिस विद्वान के साथ ये नाम जुड़ा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो शारंगदेव जी ने क्या किया था? निशंक वीणा का आविष्कार किया था। इन्हीं को निशंक जो है इन्हीं के नाम के साथ जोड़ा जाता है। क्लियर है? शारंगदेव जी ने ही निशंक वीणा का आविष्कार भी किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं में कुल कितने शाडव रूप बनेंगे? देखो, पहली बात, भरत ने क्या बोला था कि जिस भी मूर्छना में 7 स्वर होंगे उसी को क्या बोलेंगे? वही मूर्छना मूर्छना कहलाएगी। मूर्छना कहलाएगी। जिस भी मूर्छना में 6 या 5 स्वर होंगे वो क्या कहलाएगी? तान कहलाएगी। भरत ने ये बात कही थी, वो मूर्छना नहीं कहलाएगी, तान कहलाएगी। शाढ़व रूप क्या होता है? शाढ़व रूप है मतलब वो तान है, मूर्छना नहीं है। पहली चीज तो ये, ठीक है। अब मध्यम ग्राम में कितनी ताने हैं? शाढ़व रूप के कितनी तान है? ठीक है। अब बताया था, एक सीरीज ऐसे याद रख लो, 28, 21, 21, 14। ये है आपकी षडज ग्राम की, ये है आपकी मध्यम ग्राम की। ठीक है। ये है शाढ़व तान, षडज ग्राम की शाढ़व, षडज ग्राम की ओडव, ओडव। ठीक है। ये मध्यम ग्राम की शाढ़व और मध्यम ग्राम की ओडव, ओडव। ऐसे याद कर लो। 28, 21, 21, 14 टोटल आपके कितनी ताने हो गई? टोटल आपकी 84 तान बताई। किसने बताई है? भरत ने बताई। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आता है कि भरत ने टोटल कितनी ताने बताई है। तो मध्यम ग्राम की शाढ़व पूछी है। मध्यम ग्राम की शाढ़व कितनी है? 21। राइट आंसर क्या है आपका? 21। मध्यम ग्राम की ओडव पूछता 14। षडज ग्राम की शाढ़व पूछता 28। षडज ग्राम की ओडव पूछता 21। क्लियर? 21, 28, 21, 21, 14 ऐसे याद कर लो। टोटल आपकी कितनी ताने हैं? 84 ताने बताइए। क्लियर? चलिए, म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने बैच में भी 2 या 3 आपके वेस्टर्न के राइटर लिखवा रखे हैं। ठीक है, कि वो 3 राइटर याद कर लो वेस्टर्न की बुक्स से, आपके 99% वही राइटर आते हैं, उनसे ज़्यादा नहीं आते। उनमें से एक कौन से हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट? म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान। बार बार ये पूछा गया है। पिछले हमने जो क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी जो करेंगे उनमें भी आएंगे। म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के कौन है? ए फॉक्स स्टिकवेज। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठीक है, इसको याद कर लो। वेस्टर्न से 2-3 ही आते हैं बस। एक पोपली है राइटर, उनका आएगा। एक एक इम्पोर्टेंट है माई म्यूजिक माई लाइफ। माई म्यूजिक इंग्लिश नाम ही है, माई लाइफ। ठीक है, ये किन्होंने लिखा था? रविशंकर ने, रविशंकर ने। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछी जाती है, माई म्यूजिक माई लाइफ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटकी संगीत के रेव गुप्ती के समान हिंदुस्तानी संगीत कौन सा राग है? चलिए, किया है ये भी, बहुत बार किया है। ठीक है, देखो, भूपाली किसके समान है? कर चुके हैं, मोहन्नम के समान है। मोहन्नम के समान है भूपाली। ठीक है, सोनी किसके समान है? हंस नंदी के समान है। हंस नंदी के समान है, ये भी लिख लो। बाकी जो भी ऑप्शंस में आ रहे हैं वो भी आप लिख लो। देशकार किसके समान है? देशकार किसी के एग्जैक्ट किसी के समान नहीं है, एग्जैक्ट तो, लेकिन कहीं ना कहीं मोहन्नम से ही, मोहन्नम के ही करीब करीब लगता है बस। ठीक है, एग्जैक्ट क्योंकि जरूरी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी संगीत और भोपाली संगीत दोनों, सॉरी, दक्षिणी संगीत दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे ही राग मैच करें। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आएगा? रेवगुप्त किसके समान है? हिंदुस्तानी संगीत के विभास के समान है। विभास क्या है? राइट आंसर। मोहन्नम इंपॉर्टेंट है, मालकोस इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, सोहनी किसके समान है? हंस नंदी के समान है। ठीक, तो जो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो लिख लिया करो, वही आपके जो है पूछे जाते हैं बार बार क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुबंती में किन स्वरों का स्वरूप बदलने पर मुल्तानी स्वर प्राप्त होते हैं? ठीक है, कॉमन राग हैं, सभी ने किए होंगे। ठीक है, नेट का पेपर अगर आप दे रहे हो तो मास्टर्स कर चुके हो, मास्टर्स तक आपके मधुबंती मुल्तानी राग तो आते ही हैं। इतना तो पता ही होता है, रे और धा को जब कोमल कर देते हैं तो क्या आता है उसमें?
मुल्तानी राग बन जाता है। क्लियर? देखो रागों में ऐसे समझाने वाली कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, ये तो आपको प्रैक्टिकली करके ही आएगा, ठीक है, या फिर ट्रिक बना के याद कर लो। जैसे बैच में हमने करवाए हुए 25 से 30 राग करवाए हुए हैं, ठीक है, 25 से 30 रागों के ट्रिक से याद करवाए हुए हैं, वही नेट में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बार बार वही रिपीट में आते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नान्यदेव ने भरत भाष्यम में दोनों ग्रामों के रागों की संख्या कितनी मानी है? ठीक है, तो पहली चीज तो नान्यदेव का ग्रंथ का नाम क्या है? भरत भाष्यम। नान्यदेव क्या ने और क्या किया था? श्रुति के नाम दिए थे नान्यदेव जी ने, 22 श्रुतियों के नाम दिए थे। किसने दिए थे? नान्यदेव ने। क्लियर? तो नान्यदेव ने भरत भाष्य में दोनों ग्रामों के, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के टोटल कितने राग माने हैं? ऑप्शन नंबर ए 45 राग उन्होंने माने हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शारंग देव के स्वर सप्तक में शुद्ध और विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? देखिए मैंने एक चीज बताई थी, जितने भी आपके विद्वान रहे हैं उन्होंने शुद्ध स्वर हमेशा कितने माने हैं? शुद्ध स्वर हमेशा 7 माने। शुद्ध स्वरों की संख्या ना ही तो घटाई है ना ही बढ़ाई है। खेला किसके साथ खेला गया है? खेला केवल विकृत स्वरों के साथ खेला गया है, सभी ने विकृत स्वरों को घटाया बढ़ाया है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शारंग देव ने टोटल कितने स्वर माने थे? शारंग देव ने स्वर माने थे 19, शुद्ध हो गए 7, बच गए 12 हो गए विकृत। क्लियर? शुद्ध और विकृत क्या आएगा? 7 और 12। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 7 और 12। ये एक फॉर्मूला याद रखना, शुद्ध स्वर सभी ने साथ ही माने, खेला खेला गया है विकृत स्वरों के साथ। क्लियर? चलिए स्वर मेल कला निधि में उल्लिखित शुद्ध मध्यम किस आधुनिक स्वर के समान है? स्वर मेल कला निधि के राइटर कौन है? राइटर है रामामात्य। रामामात्य राइटर है। उनका शुद्ध मध्यम और आज का शुद्ध मध्यम दोनों ही समान है, ठीक है, उनका शुद्ध मध्यम आज का शुद्ध मध्यम दोनों समान है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओमकार इंकार एवं कंपित गमकों का प्रयोग किस गीति में होता है? ओमकार इंकार कंपित गमकों का प्रयोग आपका होता है गोड़ी गीति में, गोड़ी गीति में। चलिए क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हारमोनियम का अर्ध स्वर कितने सेंट का होता है? सेंट दिया किसने था? पहली बात एलिश नामक विद्वान ने ये आपका जो है टर्म दी थी, यूनिट दी थी। एक सप्तक में कितना टोटल होता है? एक सप्तक में कितने होते हैं? एक सप्तक में होते हैं 1200 सेंट, 1200 सेंट। एक अर्धस्वर पूछा गया है मतलब हाफ टोन, हाफ टोन में कितना होगा? 100 सेंट, क्योंकि 12 टोन में 1200 है। अर्धस्वर में, अर्धस्वर क्या होता है? हाफ टोन, सेमीटोन बोलते हैं। सेमीटोन में कितना होता है? 100। क्लियर? दूसरा एक एलिस ने यूनिट दी थी, दूसरा था सेवर्ट, ठीक है, सेवर्ट। सेवर्ट ने एक सप्तक का मान कितना बताया था? 301 सेवर्ट। क्लियर? कोमा का मान कितना बताया था? 5 सेवर्ट। ये क्वेश्चन आते हैं बार बार यहाँ से, ठीक है, कोमा का मान पूछा जाता है, टोटल का मान पूछा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित अहोबल ने 2 श्रुति पीछे जाने पर स्वरों को किस संज्ञा का प्रयोग किया है? देखो अहोबल के तिवर वाले बता दिए थे, 4 बताए थे उन्होंने। एक श्रुति तिवर, तिवर्तर, तिवर्तम, अति तिवर्तम। वैसे ही कोमल का क्या बोला था कि एक श्रुति नीचे जाएगा तो क्या होएगा? कोमल। 2 श्रुति नीचे जाएगा तो क्या क्या कहलाएगा? पूर्व, पूर्व, ठीक है। एक श्रुति नीचे गया कोमल, 2 श्रुति नीचे गया पूर्व। ऐसे ही एक श्रुति चढ़ा तिवर, 2 श्रुति चढ़ा तिवर्तर, 3 में तिवर्तम और 4 में अति तिवर्तम। क्लियर? तो दूसरा 2 श्रुति नीचे जाने पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? इसमें एक है मृत्यु, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। मृत्यु विकृत संज्ञा मृत्यु किसने मानी थी? सोमनाथ ने मानी थी। इंपॉर्टेंट। सोमनाथ के ग्रंथ का नाम क्या था? राग विबोध, ठीक है। सारी चीजें ऐसे रिवाइज करोगे ना जब नाम देख देख के, ठीक है, तो याद अपने आप होती चली जाएंगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रंथकारों ने के अनुसार ग्राम रागों को विभाजन का आधार क्या था? ठीक है। आज के टाइम पे ग्रामों का सॉरी रागों का विभाजन क्या है? थाट और मेल से होता है। प्राचीन काल में और मध्यकाल में रागों का विभाजन कैसे होता था? देखो, विभाषा क्या है? विभाषा खुद एक गीति है। विभाषा गीति है। जो मतंग ने 7 गीतियां मानी थी, जिसमें से 2 एक्स्ट्रा थी, भाषा और विभाषा। शारंगदेव ने 5 मानी थी, मतंग ने 7 मानी थी। तो भाषा विभाषा गीति का प्रकार है। प्रबंध और धुरवा क्या है? प्रबंध और धुरवा है गायन शैली। गायन शैली, ठीक है। तो ये तो आएंगे नहीं, तो एकमात्र क्या बच गई आपकी? गीतियां। गीतियों में ही आपके रागों को बांटा गया था, ठीक है। शारंगदेव ने 5 गीतियां मानी थी, शारंगदेव ने 5 मानी थी, मतंग ने 7 मानी थी, मतंग ने 7 मानी थी। शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, ये 5 शारंगदेव ने मानी थी। मतंग ने भाषा और विभाषा 2 एक्स्ट्रा मानी थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुरणात्मक नाद के लिए संगीत रत्नाकर में क्या संज्ञा मिलती है? सबसे पहले तो बात ये है, अनुरणात्मक नाद क्या होता है, ठीक है। कई बार पढ़ा चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। संगीत रत्नाकर में क्या संज्ञा है? संगीत रत्नाकर में उसके लिए अनुध्वनि बोला गया है, अनुध्वनि, ठीक है। उपस्वर किसको बोला है? उपस्वर बोला है सहायक नाद को, सहायक नाद को, ठीक है। गूंज है ही नहीं ग्रंथों में, गीत गीतुंग ये अलग चीज है, ठीक है। अनुरणात्मक नाद क्या होता है? अनुरणात्मक नाद होता है जब जैसे आपकी तरब की तारें होती हैं, ठीक है, जिनको बजाया नहीं जाता, छेड़ा नहीं जाता, दूसरों के प्रभाव के कारण जो है खुद बज उठती है, वो वाला नाद क्या होता है? अनुरणात्मक नाद, ठीक है। जैसे आपकी सितार में तरब की तारें होती हैं जो बजाई नहीं जाती मोस्टली, लेकिन उनको ट्यून किया जाता है। क्यों? जब ऊपर वाली तार बजती हैं, उनके दबाव से वायु में दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, उनके दबाव से नीचे वाले तारों में भी कंपन होगा, वहां से भी साउंड निकलेगी, नाद निकलेगी। उसको क्या कहते हैं? अनुरणात्मक नाद कहते हैं, ठीक है। जब मुक्त कंपन और प्रेरित कंपन एक जैसे हो जाए तो बोलते हैं अनुरणात्मक नाद। क्लियर? चलिए, हिंदुस्तानी संगीत का राग जोग दक्षिणी संगीत के कौन सा राग है? हिंदुस्तानी संगीत का राग जो है जोग, देखो मोहन्नम अभी करवाया था। मोहन्नम किसके समान है? भूपाली के समान है। हिंदोलम किसके समान है? मालकोस के समान है, ठीक है। बताया था मैंने, मालकोस इंपॉर्टेंट है, आ गया इसमें, ठीक है। मोहन्नम, भूपाली, हिंदोलम, आपका मालकोस, ये राग हिंदुस्तानी के किसी भी राग से मिलता नहीं है। नट नाट आपका क्या है? राइट आंसर है। तो जोग किसके समान होगा? नाट के समान। ये आपका प्रॉपर नहीं मिलता है, भैरव से थोड़ा थोड़ा बहुत मिलता है, भैरव से, ठीक है। भैरव को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं? माया मालव गोड़, माया मालव गोड़, और कहीं कहीं इसके साथ माया मालव गोड़ सारंग भी जोड़ देते हैं, कहीं कहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कजरी गायन विधा के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले कजरी तो गाई कहाँ जाती है? यूपी में, उत्तर प्रदेश की है, बिहार, उत्तर प्रदेश की। तो कजरी के लिए सबसे मेन जो शहर है, सेंटर है, वो है आपका मिर्जापुर। मिर्जापुर शहर में सबसे ज्यादा गाय बजाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ग्रंथों में से आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति से संबंधित नहीं है। मतलब इसमें से 3 आचार्य कैलाश जी से संबंधित है, बाकी नहीं है। आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति कौन थे? जिन्होंने श्रुति अंतर क ख ग दिया था, क ख और ग दिया था, क ख ग। और कोम्मा किसके समान था? कोम्मा आपका ग श्रुति के समान था। सॉरी, प्रमाण श्रुति किसके समान थी? प्रमाण श्रुति कोम्मा किसके समान था? ग अंतर के समान था। इन्होंने जो सारणा की थी वो किस पर करी थी? अपने ही एक इन्होंने बनाया था, श्रुति दर्पण नामक इन्होंने वाद्य बनाया था अपना खुद का। उन्हीं पर सारणा प्रक्रिया करके ये बताया था कि श्रुति अंतर 3 प्रकार के होते हैं, क ख ग। उसमें से प्रमाण श्रुति के समान कौन सा था? ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आते हैं। श्रुति दर्पण में कितने तार होते हैं? 5 तार होते हैं। क्लियर? चलिए अब इनके ग्रंथ देखते हैं। खुसरो तानसेन अन्य कलाकार, इन्हीं का ग्रंथ है।
मुसलमान और भारतीय संगीत भी इनसे संबंधित है, संगीत चिंतामणि भी इनसे संबंधित है। प्रणव भारती क्या है? प्रणव भारती ओमकार नाथ ठाकुर जी का ग्रंथ है, ओमकार नाथ ठाकुर का। ठीक है, अभी देखो दोनों का नाम यहाँ आ गया। ओमकार नाथ ठाकुर ने श्रुति यंत्र क्या दिए थे? कोमा लघु लिम्मा, कोमा लघु लिम्मा। क्लियर? कोमा किसके समान है? प्रमाण श्रुति के समान है, भरत की प्रमाण श्रुति के समान है। क्लियर? इनका गय जो है वो प्रमाण श्रुति के समान है, ओमकार नाथ ठाकुर जी का कोमा प्रमाण श्रुति के समान है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, संगीत पारिजात में विकृत स्वरों की व्याख्या कीजिए। संगीत पारिजात किसने लिखी थी? अहोबल। टोटल कितने स्वर बताए थे? 29 बताए थे। क्या रूल बताया था? 7 स्वर हमेशा शुद्ध रहेंगे, बचे हुए कितने बच के 22 जो है विकृत रहेंगे। राइट ऑप्शन क्या आएगा? विकृत 22। इन 22 विकृत में भी 14 आपके तीव्र स्वर थे, 8 आपके कोमल स्वर थे, ये भी याद रखना। 8 आपके कोमल थे, 14 आपके तीव्र स्वर थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राग ओडव जाति का राग नहीं है? ओडव जाति का देशकार भी है, विभास भी है, तिलंग भी है। खमाज जो है वो ओडव जाति का राग नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? खमाज होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसको विचित्र वीणा का दूसरा नाम कहा गया है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। विचित्र वीणा में तार कितने होते हैं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कहा किसे गया है? बट्टा बीन को जो है विचित्र वीणा के समान कहा गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अमजद अली खां के गुरु कौन थे? अमजद अली खां के गुरु कौन थे आपके? अमजद अली खां के गुरु थे आपके हाफिज अली खां। अमजद अली खां के गुरु कौन थे? हाफिज अली खां। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फिल्म में शिव कुमार शर्मा व हरि प्रसाद चौरसिया ने संगीत निर्देशन किया था? म्यूजिक डायरेक्टर थे। ठीक है, शिव कुमार शर्मा जी क्या हैं? संतूर वादक हैं। हरि प्रसाद चौरसिया जी क्या हैं? हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। ठीक है, एक बहुत आपका फेमस सॉन्ग था, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आएगा? राइट आंसर, सिलसिला फिल्म 1981 में आई थी, सिलसिला फिल्म। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट गाना था इसमें, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ये गाना भी किसका है? सिलसिला फिल्म का ही है। किया किन्होंने था? शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया जी ने। क्लियर है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न को चुनिए। ढोलक, सरोद, सितार, सारंगी। सरोद, सितार, सारंगी क्या है आपके? तत्वाद्य हैं। ढोलक क्या है आपका? अवनद वाद्य है, अवनद वाद्य। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न को चुनिए। विजय राघव राव, रघुनाथ सेठ, पन्नालाल घोष, अनंत लाल। ठीक है, अनंत लाल। तो इसमें से विजय राघवराव, रघुनाथ सेठ, पन्नालाल घोष सभी क्या है? सभी बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी वादक हैं। अनंतलाल क्या बताते हैं? शहनाई वादक है, शहनाई वादक है, बनारस घराने के, बनारस घराने से। क्लियर? बनारस घराने के शहनाई वादक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हिंदुस्तानी व कर्नाटकी थाटों की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? कौन सी जोड़ी है जो सही नहीं है आपकी? ठीक है, बिलावल धीर शंकर वर्णा, ठीक है, शंकर वर्णा। भैरव माया मालव गोड़, अभी पढ़ाया था, ठीक है। तोड़ी शुभ पंतु वराली, वराली जब शब्द आएगा तोड़ी, ठीक है, क्लियर है। मारवा कामवर्धनी, नहीं, मारवा है आपका, मारवा जो दक्षिण में होता है वो है गमन, गमन श्रम, गमन श्रम। और कामवर्धनी हिंदुस्तानी के किसके समान है? पूर्वी के समान है, पूर्वी।
ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। पूरा काम हो जाता है, ऐसे याद किया मैंने तो पूरा काम हो जाता है। ठीक है, पूर्वी किससे है, कामवर्धनी से है। मारवा गमन श्रेय श्रम से आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर मल्हार के समान सबरो वाला राग। वृंदावन सारंग, मियाँ सारंग, शुद्ध सारंग नहीं, सामंत सारंग है। सामंत सारंग है क्योंकि इसमें गा वर्जित होता है और आते टाइम अल्प प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आरोह में गा वर्जित होता है, आते टाइम हल्का सा यूज किया जाता है, तो सामंत सारंग आएगा सूर मल्हार के समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल तरंग में कितने प्याले रखे जाते हैं, तो जल तरंग में 16 प्याले रखे जाते हैं। आपका इंपॉर्टेंट है, जल तरंग में 16। जल तरंग क्या होता है, प्यालों में पानी भरकर लकड़ी से बजाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो ऐसे गोलाई में 16 प्याले आपके रखे जाते हैं, 16। ठीक, बीच में आपके आर्टिस्ट बैठते हैं और इसको बजाते हैं, वो होता है जल तरंग आपका। ठीक है, 16 प्याले जो है रखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शारंग देव ने काकली निषाद को किस श्रुति पर स्थापित किया था। काकली निषाद कौन सी श्रुति पर था, प्राचीन समय में दो ही आपके विकृत स्वर थे, अंतरगंधार, काकली निषाद। काकली निषाद, ठीक है। अंतरगंधार कौन सी श्रुति पर था, 11वीं। काकली निषाद कौन सी श्रुति पर था, दूसरी श्रुति पर। क्या बताया था, शुद्ध निषाद कौन सी श्रुति पर था, 22वीं श्रुति पर। प्राचीन काल में शुद्ध निषाद जब एक श्रुति ऊपर चढ़ेगा तो क्या बनेगा, कैशिक निषाद। कैशिक निषाद बनेगा, तो एक श्रुति ऊपर चढ़ा तो कौन सी श्रुति पर आ गया, पहली श्रुति पर। दो श्रुति ऊपर चढ़ेगा तो क्या बनेगा, काकली निषाद। काकली निषाद कौन सी श्रुति पर आ गया, दूसरी श्रुति पर। दूसरी श्रुति पर, तो ये पहली और दूसरी किसकी श्रुति है, पहली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तो सा की श्रुति है ना। तो जब निषाद षडज की दूसरी श्रुति पर आ जाए तो क्या बनता है, काकली निषाद बनता है। ठीक है, तो जब निषाद षडज की, ये षडज की दूसरी श्रुति पर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, काकली निषाद बोलते हैं। क्लियर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों निषाद व शुद्ध गंधार युक्त रागों को चुनिए। दोनों निषाद व शुद्ध गंधार रागों को चुनिए। तो दोनों निषाद किस में लगते हैं और शुद्ध गंधार आपके लगते हैं तिलंग में और खमाज में। तो बी एंड डी क्या है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, चलिए मियाँ मल्हार और मियाँ सारंग में तो लगते ही हैं कोमल गंधार, और कोमल आसावरी में तो गाधानी कोमल होते ही है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से मुख्य रूप से उपशास्त्रीय गायिकाएं कौन सी हैं, उपशास्त्रीय। देखो हीराबाई के बारे में अभी पढ़ा था, इसी में हीराबाई किराना घराने से ख्याल गायकी की है। मोधुबाई कुड़किलकर भी ख्याल गायकी की है, और सुहासुनी कौर टक्कर भी ख्याल गायकी की। तो बच गई आपकी सिद्धेश्वरी देवी, शोभा गुट्टू। दोनों क्या है, दोनों मुख्य रूप से ठुमरी, चेती, कजरी, इनकी गायकी। ठीक है, ये बजाते हैं उपशास्त्रीय वाले, उपशास्त्रीय और लोक संगीत में चेती कजरी बजाते हैं। ठीक है, तो ए एंड डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए सितार वादन में मिजराब का 1.5 मात्रा का बोल, 1.5 मात्रा में जहां पे अवग्रह आएगा, ये देखो छोटा छोटा, वही क्या हो गया आपकी आधी मात्रा है, मतलब दारदा, दारदा का। ठीक है, 1.5 मात्रा मतलब बी एंड सी। ठीक है, दा और रा एक एक मात्रा में है, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, तो बी एंड सी क्या होएगा, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। दा और रा इकट्ठे लिखे जाते हैं। दा और रा देखो अलग अलग एक एक मात्रा में लिखे जाएंगे तो दा और रा आएगा। ठीक है, एक एक मात्रा में। दोनों एक ही मात्रा में आएगा तो दिर बनेगा, दिर बनेगा। ठीक है, दोनों 1.5 मात्रा में आएंगे तो उसके साथ अवग्रह लगाया जाएगा, अवग्रह। इसका मतलब ये है 1.5 मात्रा में, दार दा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन अलग है, इमरत खां,
शरण रानी, अब्दुल हलीम, जाफर, अली अकबर खां और अमजद अली खां। एक दो के नाम तो पहले भी हम करके आ चुके हैं। अली अकबर, अमजद अली खां क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। शरण रानी भी क्या है? इम्पोर्टेंट है ये। शरण रानी का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। भारत की पहली महिला सरोद वादिका। सरोद वादिका कौन थी? शरण रानी थी। शरण रानी। क्लियर? बच गया आपके इमरत खां और अब्दुल हलीम जाफर खां। ये क्या थे? आपके सितार वादक थे। सितार वादक थे। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी। ए एंड सी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए ए एंड सी क्लियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत की पहली महिला सरोद वादिका कौन थी? शरण रानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उन विद्वानों का चयन करें जिनका शुद्ध मेल समान था। कई बार पढ़ा चुका हूं। मोहम्मद रजा ने इनकी बुक नगमाते आसफी, नगमाते आसफी जो कब आई थी? 1813 में बिलावल थाट को शुद्ध थाट बताया था। बिलावल थाट को शुद्ध थाट। बाकी प्राचीन काल में कौन सा थाट शुद्ध थाट था? काफी थाट को शुद्ध थाट माना जाता था। तो ठीक है, तो किसमें ए बी सी? ए बी सी कहाँ पे है? ए बी सी ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। मोहम्मद रजा ने नगमाते आसफी में 1813 में और सवाई प्रताप जी ने 1779 एक सम्मेलन बुलाया था संगीत का 1779 से 80 तक। उसमें संगीत सम्मेलन के बाद अपनी पुस्तक में लिखा था कि बिलावल थाट शुद्ध थाट है। और इससे पहले क्या था? इनसे पहले कौन सी पद्धति थी? या यहाँ से थाट बताया था। इनसे पहले थी राग रागनी पद्धति। ठीक है, किसने बताया था? सवाई प्रताप। प्रताप ठीक है, महाराज सवाई प्रताप। और इनके ग्रंथ का नाम था संगीत सार। संगीत सार क्लियर है। इन दो ग्रंथों में सबसे पहले क्या माना था? बिलावल थाट को शुद्ध थाट माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रुति अंतराल को मध्यम ग्राम की हरिणश्वा मूर्छना के स्वरूप। ठीक है, तो श्रुति अंतराल क्या होते हैं? 4 3 2। 4 श्रुति 3 श्रुति 3। मध्यम ग्राम में क्या होता है? मध्यम ग्राम की श्रुति कैसे होती हैं? 4 3 2 4 3 4 2। मतलब सा 4 श्रुति का, रे 3 श्रुति का, गा 2 श्रुति का, मा 4 श्रुति का, पा 3 श्रुति का, धा आपका जो है 4 श्रुति का और नी आपका होता है 2 श्रुति का। क्लियर। अब बात है मध्यम ग्राम की हरिणश्वा। हरिणश्वा कौन से नंबर की मूर्छना है? तरीका बताया था। सोवी नाम की लड़की हरीश नाम के लड़के को देखती है। ठीक है, सोवी किसको देखती है? हरीश को देखती है। हरीश मतलब क्या है? दूसरे नंबर की मूर्छना है। ठीक है, दूसरे नंबर की मूर्छना। सोवी तो मध्यम ग्राम की मूर्छना स्टार्ट किससे होती है? माँ से होती है। माँ गा रे सा ऐसे चलती है। तो सोवी पहले नंबर की, हरीश को देखा, हरीश हो गया दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर की आपकी मूर्छना होगी हरिणश्वा। हरिणश्वा होगी। हरिणश्वा किससे स्टार्ट होती है? गा स्वर से स्टार्ट होती है। तो गा से स्टार्ट कर दो। गा से स्टार्ट कर दो, आगे जाओ। गा मा पा धा नी सा रे। गा मा पा धा नी सा और रे। ठीक है, अब इनकी श्रुतियों को रख दो। गा की श्रुतियां कितनी थी? 2। माँ की कितनी होती है? 4। पा की होती है 3। धा की होती है 4। नी की होती है 2। सा की 4 और उसकी 2। तो 2 4 3 4 2 4 3। देख लो कहाँ पे है। 2 से 1 स्टार्ट हो रही है। 2 4 3 4 2 4 3। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। इसीलिए बोला था कि मूर्छनाओं के नाम सीरीज से याद करने जरूरी है और वो ट्रिक से याद होंगे। ठीक है, सोवी ने हरीश को कल शाम पूर्वी के साथ रास्ते में, मार्ग में पूर्वी के साथ देखा तो दोनों हिचकिया रहे थे। ठीक है, क्या थी ट्रिक? एक लड़की है,
पूर्वी नाम की लड़की होती है एक, ठीक है, लड़की है। और स्टोरी में क्या होता है, हरीश नाम का एक लड़का होता है और दूसरी भी एक लड़की होती है, पूर्वी नाम की लड़की होती है, ठीक है। ये सोवी नाम की लड़की है, ये हरीश नाम का लड़का है और ये पूर्वी नाम की लड़की। स्टोरी क्या है, सोवी ने कल शाम को सोवी ने हरीश को कल शाम मार्ग में पूर्वी के साथ देखा, तो दोनों क्या कर रहे थे, हिचकियां ले रहे थे। हो गया, सोवी से सोवेरी, हरी से हरिणशवा, कल से कलोपनता, शाम से शुद्ध मध्यमा, मार्ग से मार्गी, पूर्वी से पूर्वी और औरवी और हिचकियां से हशियका। ठीक है, सीरीज में आएगी, माँ से स्टार्ट होती है, अवरोही क्रम में मूर्छनाएं होती है, मा गा रेशा नी धा पा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पानीसा स्वर समुदाय निम्नलिखित में से किन रागों में प्रयुक्त होता है। पानीसा किस किस में आता है, पानीसा आपका शुद्ध सारंग में आता है, श्याम कल्याण में आता है और आपका देश में आता है। शुद्ध सारंग, श्याम कल्याण और देश में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, डी और ई, ऑप्शन नंबर 3 क्या है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर सैनिया घराने के कलाकारों को चुनिए। जयपुर और सैनिया घराने के कलाकारों को चुनिए। तो जयपुर सैनिया घराने के कलाकार, मणिलाल कई बार आ चुका है, पिछले पेपरों में भी विष्णु घराने से थे, अन्नपूर्णा मेहर घराने से थी और कार्तिक भी आपके कौन से थे, कार्तिक आपके मेहर घराने से थे, मेहर घराने से थे। तो जयपुर सैनिया घराने के क्या हो गए आपके ए एंड डी, मुश्ताक अली खां और देबू चौधरी। मुश्ताक अली खां और देबू चौधरी, ए एंड डी किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में। क्लियर। कार्तिक अन्नपूर्णा मेहर घराने से थी, अन्नपूर्णा थी जो आपकी अल्लादिया खां की, जिन्होंने मेहर घराने की स्थापना की थी, उनकी पुत्री थी, रवि शंकर जी की वाइफ थी, रवि शंकर जी की वाइफ थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषमपदी तालों को अंकित कीजिए। विषमपदी क्या होते हैं, जिसके समपदी कौन से होते हैं, जिनके विभाग में समान मात्राएं होती हैं, और विषमपदी कौन से होते हैं, जिनके विभागों में समान मात्राएं नहीं होती है। दीपचंदी कितनी मात्राओं की ताल है, दीपचंदी 14 मात्राओं की ताल है और इसमें आपके विभाग बनते हैं 3 4 3 4, ठीक है। झुमरा ताल आपकी 14 मात्राओं की ताल है, इसमें भी विभाग कैसे बनते हैं, 3 4 3 4। क्लियर। धमार ताल देखो कितनी बार रिपीट हो रही है, धमार ताल आपकी 15 मात्राओं की ताल है, सॉरी धमार ताल भी आपकी 14 मात्राओं की ताल है और इसमें जो विभाग बनते हैं वो कैसे बनते हैं, 5 2 3 और 4, ठीक है। कहरवा आपकी 8 मात्राओं की ताल है और इसमें कैसे बनते हैं, 4 और 4। संपदी कौन सी है, संपदी एक अकेली क्या है आपकी, कहरवा है, बाकी तो 3 4 3 4 हैं और 5 2 3 4, तो अकेली कहरवे के तो ऑप्शन ही नहीं है। दीपचंदी झुमरा धमार, दीपचंदी 14 मात्रा की, झुमरा 14 मात्रा की, कह धमार भी है और ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन गलत दिए गए, ठीक है। समान संपदी तो इसमें वही है, बस कहरवा ही है 4 4 मात्राओं की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आधुनिक ग्रंथों में किस लय के तराने प्राप्त होते हैं, ठीक है। तराने किस किस लय में गाए जाते हैं आजकल, तराने क्या है, मध्य, आधुनिक प्रेजेंट टाइम में पूछा है, और विलंबित, दो ही में गाया जाता, ना तो अति विलंबित में गाए जाते हैं ना ज्यादा तेज में गाए जाते हैं, ठीक है। मध्य और विलंबित, ए और बी आपका राइट आंसर, ए और बी क्या है आपका राइट आंसर। चलिए उसके बाद भरत के द्वारा वर्णित अलंकारों को इंगित कीजिए, ठीक है। भरत के द्वारा वर्णित अलंकार, तो देखिए मत्स्यकृता क्या है आपकी, मत्स्यकृता मूर्छना है, मूर्छना है षडज ग्राम की।
अशवक्रांता क्या है? ये भी आपकी मूर्छना है, षड्ज की ही मूर्छना है। ठीक है, इसलिए मूर्छनाओं के नाम याद करने इंपॉर्टेंट है। जिनको नहीं पता है, यूट्यूब पर वीडियो डाली हुई है मूर्छनाओं के 21 मूर्छनाओं के नाम याद करने की शॉर्ट ट्रिक, जाके देख लो, इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं। अगर इसमें से आपको मूर्छनाओं के नाम, अब आपको पता चल गया 2 मूर्छनाओं के नाम है, मत्स्य श्रीकृता और अशोकांता, बच गए 2 आपके क्या होंगे? अलंकार होंगे। ठीक है, तो ए एंड सी क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मूर्छनाओं के नाम अगर आपको पता है तो इसका मतलब क्या है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, जाके देख लें। ठीक है, किन रागों में सामा स्वर संगति ली जाती है? सामा स्वर संगति, हाँ, ली जाती है। किन रागों में ली जाती है भाई? ठीक है, किन रागों में ली जाती है? केदार में ली जाती है, बसंत में ली जाती है, भीमपलाशी और मालकोस में ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी में नहीं ली जाती। सी जहां जहां पर है उसको हटा दो। सी है ये भी हट गया, सी है ये भी हट गया, इसमें भी सी है हट गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरफ आपकी सूची दी गई है, दूसरी एक तरफ आपकी क्रिया दी गई है, दूसरी तरफ उसके नाम दिए गए हैं कि ऐसे करने पर क्या उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए दांत पीसकर गाने को, कोए के समान गाने वाला, सिर टेढ़ा करके गाने वाला, नाक से गाने वाला। तो नाक से गाने वाला इसमें से नासिका कहाँ पे है? नासिका यहाँ पे है। कोए के समान गाने वाला काकी यहाँ पे है। ठीक है, बी का सेकंड, डी का दो, सॉरी बी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट, डी का दो, बी का फर्स्ट, डी का दो। ऑप्शन नंबर 1 क्या है राइट आंसर। दांत पीस कर गाने वाले को क्या कहते हैं? संदष्ट कहते हैं। और सिर टेढ़ा, देखो वक्र, इससे भी पहचान सकते थे। टेढ़ा करना, वक्र करने को क्या बोलते हैं? वक्री बोलते हैं। ठीक है, नाम से भी आप पहचान ही सकते हो ऐसे भी। करियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरफ आपके ग्रंथ दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपके क्या दिए गए हैं? राइटर दिए गए हैं। ठीक है, संगीत सार, देखो देखो देखो, संगीत समय सार बहुत बार कर चुके हैं। संगीत समय सार किसने लिखा था? पार्श्वदेव ने। संगीत सार किसने लिखा था? माधवचार्य ने। संगीत दामोदर किसने लिखा था? शुंभकर ने। दामोदर पंडित हैं जिन्होंने संगीत दर्पण लिखा था। संगीत दामोदर किन्होंने लिखा था? शुंभकर जी ने। और संगीतोपनिषद सारोद्वार किन्होंने लिखा था? सुधा कलश ने। तो ऑप्शन 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, 4 1 2 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक तरफ आपके दिए गए हैं लोक गायकी दी गई है, दूसरे तरफ टाइम दिया गया है, गायन शैलियां है, टाइम। कजरी कहाँ पे गाई जाती है? कजरी गाई जाती है सावन के महीने में। कजरी आपकी कहाँ गाई जाती है? सावन के महीने में। ठीक है, चैती आपकी गाई जाती है चैत मास में, नाम से ही है, चैती आपकी चैत मास में। होली कब आती है? होली फागुन के महीने में आती है। ठीक है, और ठुमरी को तो कभी भी गा लो, कैसे भी गा लो। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान था, बाकी के ऑप्शन से देख सकते थे। होली सबको पता है फागुन के महीने में आती है, ठुमरी को कभी भी गा लो, कोई टाइम नहीं है। चैती चैत दिख ही रहा है, चैती चैत के महीने में आती है, कजरी सावन के महीने में आती है। तो 4 1 2, 4 1 3 2, नहीं 4 3 1 2, 4 3 1 2, पहले का 4 दूसरे का 3 फिर 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आड़िले कुआड़िले तिहाड़िले दुगुणले। ठीक है, आड़ किसको बोलते हैं? डेढ़ को, डेढ़ गुणा को। डेढ़ गुणा इसमें से किन है? जब 2 मात्राओं में 3 मात्राएं आ जाएंगी तो क्या होगा? डेढ़ गुणा होगा। कुआड़ले किसको बोलते हैं? सवा को। सवा कब होती है? जब 5 मात्राएं 4 मात्राओं में आ जाती है तो सवा गुण होती है। बियाड़ किसको बोलते हैं? पौने गुण को। पौने गुण मतलब जब पौने 2 गुण को बोलते हैं बियाड़, जब 4 मात्राओं में 7 मात्राएं आती हैं। दुगुण का मतलब क्या है? 1 मात्राओं में 2 मात्राएं। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? 1 का 4, 1 का 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
यमनी बिलावल, बहादुरी तोड़ी, देव गंधार, मियाँ की सारंग और उसके दिए गए हैं नाम। क्लियर। तो यमनी बिलावल में क्या होता है, पढ़ाया था बिलावल में, वो नहीं, वो तो देवगिरी बिलावल था। यमनी बिलावल में दोनों मध्यम होते हैं, बिलावल में शुद्ध मध्यम, यमन में तीव्र मध्यम। ठीक है। बहादुरी तोड़ी में क्या होता है, दोनों ऋषभ होते हैं। ठीक है। और देव गंधार में नाम से भी पता चल रहा है, देव गंधार में दोनों गंधार होते हैं। मियाँ की सारंग तो पढ़ा ही होगा, दोनों निषाद होते हैं। चलिए, तो क्या है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओमकारनाथ ठाकुर, मोधुबाई कुडगेलकर, हीराबाई बड़ौदकर, मुनव्वर अली खां, मुन्नी नहीं, हीराबाई बड़ौदकर के बारे में पहले ही पढ़ के आ चुके, किराना घराने से है। मोधुबाई कर करवाया था जयपुर घराना से है। ओमकारनाथ ठाकुर जयपुर घराने से हैं। बच गए हमारे एक, मुनव्वर अली खां पटियाला घराने से। ठीक है। तो 3 4 1 2, 3 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, एक का 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असद अली खां, देखो बताया था ब्रजभूषण काबरा करवाया था, गिटार वादक है। शरण रानी अभी अभी करवाया था, भारत की पहली महिला श्रोत वादिका शरण रानी। ठीक है। असद अली खां, अप्पा जावेलकर है। असद अली खां भी करवा चुका हूँ, रुद्र वीणा है बजाते हैं। अप्पा जावेलकर हारमोनियम के वादक हैं। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका कितने क्वेश्चन हो गए, एक तरफ आपके, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, एक तरफ आपके हैं राग, दूसरे तरफ आपके दिए गए हैं स्वर समूह, राग और स्वर समूह। ठीक है। तो श्री पूर्वी बहार सोनी, बहार में क्या होता है, बहार में सामा होता है। तो सी का आ गया आपका, सी का एक। ठीक है। श्री में क्या होता है, श्री में पामा दा, दो माँ होते हैं। ठीक है, दो माँ होते हैं श्री में। और पूर्वी में एक माँ होता है, हाँ, सोनी में ये होता है। चलिए, तो क्या होता है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 एक ही ऑप्शन में पहले नंबर पर है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संगीत के इतिहास के अध्ययन के आधार पर निम्न को व्यवस्थित कीजिए। जाति गायन, राग रागनी, मेल राग, थाट। ठीक है। मेल और थाट आज आज के टाइम के हैं, एक ही साथ दिए गए हैं। सबसे पहले भरत के टाइम पर था जाति, तो सबसे पहले आएगा जाति। जाति दो ऑप्शंस में है, उसके बाद राग रागनी, ए के बाद बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। लेकिन मेल राग वर्गीकरण, थाट राग वर्गीकरण दोनों आज ही के टाइम के हैं, प्रेजेंट के हैं, तो इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ऐसे देख लो, ए और बी की सीरीज देख लो। सबसे पहले जाति गायन था भरत के टाइम पे, तो जाति गायन आ गया। उसके बाद राग रागनीकरण था, तो राग रागनीकरण आ गया। ए बी सीरीज में ऑप्शन नंबर 2 में ही दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 2 को ही राइट करके आना। ठीक है। डी, और चाहे सी डी कर लो, चाहे डी सी कर लो, एक ही टाइम पे चले हुए हैं। ठीक है। मेल और थाट एक ही चीज होती है। निम्नलिखित में से श्रुति जातियों के भेदों की संख्या के क्रमशः बढ़ते हुए क्रम को व्यवस्थित कीजिए। श्रुति जाति, दीप्ता, आयता, करुणा, मृत्यु, मिथ्या, इनका प्रैक्टिकल यूज किसने किया था, श्री राम नारायण स्वामी दीक्षित, क्रियात्मक रूप में प्रयोग किया था। ठीक है। तो करुणा के कितने भेद होते हैं, करुणा के आपके 3 भेद होते हैं। ठीक है। दीप्ता और मध्या, दीप्ता और मध्या के 4 4 भेद होते हैं। ये फिर यहाँ पे कहानी अटकेगी, दोनों के 4 4 भेद हैं। ठीक है। 5 5, आयता के 5 होते हैं, मृत्यु के 6 भेद होते हैं। 3 से स्टार्ट हो, ए से स्टार्ट हो, सी पे खत्म हो, ए से स्टार्ट हो, सी पे खत्म हो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। बी और डी, दीप्ता आयता, दीप्ता पहले नंबर पे है तो उस हिसाब से रख दिया गया है शायद, क्योंकि दोनों के 4 4 ही भेद होते हैं। तो ए से स्टार्ट हो, सी पे खत्म हो, आपकी ये हो गया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, गायन वादन के समय के अनुसार दिन के प्रथम पैर से क्रमशः प्रथम पैर से लेकर आगे जाना है। ठीक है, तो दरबारी, विभास, भूपाली, पूर्वी, आसावरी। तो इसमें से सबसे पहले पर आएगा आपका विभास, सबसे पहले विभास और सबसे लास्ट में भूपाली, पूर्वी, आसावरी। इनमें कोमल है। राग के समय सिद्धांत के हिसाब से भी लगा सकते हो। ठीक है, तो लास्ट में जाएगा आपका दरबारी। बी से स्टार्ट हो, ए पे खत्म हो, बी से स्टार्ट हो, ए पे खत्म हो। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए, रचना काल के हिसाब से आपको जो है काल के हिसाब से लगाने हैं। गीत गोविंद किन्होंने लिखी है? जयदेव ने लिखी है। हृदय कौतूहल किसने लिखी है? हृदय नारायण ने लिखी है। लिख लो, ये पहले तो यही चीज लिख लो, जयदेव, हृदय कौतुक, हृदय नारायण। नाट्य शास्त्र का तो पता ही होगा, भरत ने लिखी है। सवर मेल कला निधि आपकी रामा माते ने लिखी है, रामा माते ने। क्लियर। तो भाई सबसे पहले सबसे पुराना ग्रंथ है, 4वीं शताब्दी में लिखा गया था नाट्य शास्त्र। सी से जो स्टार्ट होगा वही आपका ऑप्शन आएगा। नाट्य शास्त्र ही सबसे पहले लिखा गया था। उसके बाद आपका जो है गीत गोविंद, गीत गोविंद लिखा गया था 12वीं शताब्दी में। ठीक है, 12वीं शताब्दी में। उसके बाद आपका हृदय नारायण जी थे, 17वीं शताब्दी में थे। और सवर मेल कला निधि आई थी आपकी 16वीं शताब्दी में। तो ठीक है, सी ए डी बी, हाँ सी ए डी बी ठीक है आंसर। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, अगर सिंपली देखना हो तो नाट्य शास्त्र सबसे पहले आया था, सी से ऑप्शन आप ठीक कर दोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए गीत गोविंद 12वीं शताब्दी में आया था। हृदय कौतुक, हृदय नारायण जी किस टाइम के लेखक थे? ठीक है, 17वीं शताब्दी के थे। और रामा माते 16वीं शताब्दी के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, षडज ग्राम की शुद्ध जातियों का सही क्रम। षडज ग्राम की शुद्ध जातियां षाडजी, असारबी, गंधारी, मध्यमा, पंचमी, देवती, निषादी। बिल्कुल वैसे ही हैं। षाडजी, असारबी, मध्यमा नहीं होगी, आरसी से नहीं होगी, निषादी से नहीं। षाडजी, असारबी, गंधारी, मध्यमा, पंचमी, देवती, निषादी। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सन 1926 में वीडी पुलस्कर के शिष्य वीए क्लास्कर ने संगीत शिक्षा कार्य हेतु प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की। बिल्कुल 1926 में की थी। कथन 2 है, 1985 में बाल कृष्ण बुआ ने बंबई में गायन समाज की स्थापना की। बिल्कुल ठीक है, 1885 में उन्होंने की थी। तो कथन ए, कथन 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध सारंग राग सारंग का शुद्ध प्रकार नहीं है। बिल्कुल, शुद्ध सारंग उसका शुद्ध रूप नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। सारंग राग के शुद्ध प्रकार में किसी अन्य राग का मिश्रण नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो ए और दो दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विभिन्न गायन वादन शैलियों के लिए अलग अलग तालों से संगीत की जाती है। बिल्कुल, ध्रुपद के लिए अलग, ख्याल के लिए अलग, ठुमरी के लिए अलग अलग की जाती है। सही बात है। सांगीतिक शैलियों में केवल एक ही ताल के प्रयोग से सभी गायन वादन शैलियों का व्यक्तित्व उभर के आता है? नहीं, अलग अलग तालों से अलग अलग शैलियां अलग अलग तालों में सुंदर लगती हैं। तो ए ठीक है, दो गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उस्ताद रईस खां सितार के सुप्रसिद्ध कलाकार थे। बिल्कुल थे। इमदादी घराने के उत्कृष्ट कलाकारों के रूप में रईस खां का नाम उल्लेखनीय है। बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर ए और 2 आपके दोनों क्या है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भरत के अनुसार एक जाति में केवल एक अंश स्वर का प्रयोग किया जाता है। गलत बात है। एक जाति में एक से ज्यादा अंश स्वर हो सकते हैं। ठीक है, भरत ने घरय अंश न्यास का उल्लेख जाति के लक्षण के रूप में किया है। बिल्कुल, उन्होंने जाति के 10 लक्षण बताए थे, वही जाके आगे राग के 10 लक्षण बन गए थे।
ठीक है, क्योंकि राग जातियों से ही निकले थे। और शारंग देव ने राग के कितने बताए हैं? शारंग देव ने राग के 13 लक्षण बताए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें ए गलत है, आर सही है। ए सत्य है, आर, हाँ ए असत्य है, आर सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। संपूर्ण षाढ़व ओढ़व राग जाति के अनुसार 7, 6, 5 स्वर वाले होते हैं। बिल्कुल सही बात है। संपूर्ण में 7, षाढ़व में 6, ओढ़व में 5 स्वर होते हैं। राग के निर्माण हेतु न्यूनतम 5 स्वरों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। अतः सप्तक के किन्हीं भी 2 स्वरों को वर्जित करके राग बनाया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे आपका राग भूपाली है और राग आपका शिवरंजनी है। ठीक है, इनमें क्या क्या है? 5-5 स्वर है। तो ए और दो दोनों आपके कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ग्वालियर घराने की परंपरा के उत्कृष्ट कलाकार हैं। बिल्कुल, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर कहां से हैं? ग्वालियर से हैं। ग्वालियर घराने के प्रवर्तक ओमकार नाथ ठाकुर है? नहीं, नहीं। ग्वालियर घराने के प्रवर्तक कौन है? नत्थन पीर बख्श। नत्थन पीर बख्श। चलिए ए ठीक है, आर गलत है। ए ठीक है और आपका आर जो है वो गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। चलिए उपरोक्त गद्यांश को, आपका क्वेश्चन नंबर 91 पे आ गए हैं। 10 क्वेश्चन बस आपके बचे हैं, 2 आपके पैराग्राफ होते हैं। चलिए, प्राचीन काल में रागों को वर्गित करने की परंपरा रही है। बिल्कुल, राग में श्रोता के चित्त को प्रसन्न करने का अद्भुत गुण होता है। राग को उसको प्रयोग काल, नियम व उपनियमों के आधार पर समय समय पर वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रागों को वर्गीकृत किया, जैसे 10वीं राग वर्गीकरण में किया, राग रागनी में किया, रागांग में किया, मेल थाट समय के आधार पर, रस के आधार पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके वादी संवादी के आधार पर राग की प्रकृति, चलन व स्वरूप समझने का प्रयास किया जाता रहा है। राग के लिए पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, बिल्कुल। शुद्ध छाया लग संकीर्ण, बिल्कुल। ग्राम राग, देसी राग, बिल्कुल। राग रागनी वर्गीकरण, मेल राग वर्गीकरण, थाट राग वर्गीकरण और रागांग राग वर्गीकरण प्राप्त होते हैं। अलग अलग वर्गीकरण प्राप्त होते हैं। आजकल थाट राग वर्गीकरण और रागांग राग वर्गीकरण का प्रचार है। थाट को राग का जनक माना जाता है। बिल्कुल। थाट राग वर्गीकरण किसने किया है? वेंकटमुखी ने। मेल राग वर्गीकरण किसने किया है? माधवाचार्य ने। और रागांग राग वर्गीकरण किसने किया है? नारायण मोरेश्वर खरे ने। नारायण मोरेश्वर खरे। ठीक है, इन्होंने कितने बताए थे? नारायण मोरेश्वर खरे ने, इन्होंने 26 रागांग बताए थे। आज के टाइम पे 30 रागांग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मेल और राग रागनी वर्गीकरण दोनों का उल्लेख है अपने ग्रंथ में करने वाले ग्रंथकार। मेल जो है प्रेजेंट में है, तो प्राचीन वालों में मेल नहीं मिलेगा आपको। भरत के नाट्य शास्त्र में मेल होगा नहीं, बनाया ही माधवाचार्य ने था। प्रेजेंट में आधुनिक काल का है। बृहदेशी भी प्राचीन है और राग विभो ना, ये नारदीय शिक्षा भी प्राचीन है। तो एकमात्र आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 3। इसमें मेल और राग रागनी दोनों है। चलिए, राग रागनी वर्गीकरण का उल्लेख करने वाला ग्रंथ नहीं है। तो संगीत, देखो राग रागनी का वर्गीकरण वो करेंगे जब तक मेल या थाट नहीं आए थे। ठीक है, जिस भी विद्वान ने, जिस भी ग्रंथकार ने अपने ग्रंथ में मेल की संख्या दे दी या थाट की संख्या दे दी, उसका मतलब वो राग रागनी से बाद का है। ठीक है, स्वर मेल कलानी दी, रामामात्य ने तो मेल की संख्या दी हुई है ना। तो ऐसे भी आप पढ़ सकते हो। इसका आंसर क्या है? रामामात्य। बाकी संगीत मकरंद, पंचम संहिता, संगीत, संगीत दर्पण तो मुख्य है ही। ठीक है, राग रागनी का। तो इन तीनों में क्या थे? आपके राग रागनी वर्गीकरण थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। प्राचीन प्रातःकालीन राग, सायकालीन राग, मध्यांश के राग, सूर्यास्त के उपरांत गाए जाने वाले रागों के बारे में, तो रागों के समय के सिद्धांत पर, रस के सिद्धांत पर किसने किया था? नारद ने किया था। कहाँ गया? अरे ये रहा पेन, ये रहा। नारद ने किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 2 में केवल सी है,
राइट आंसर। मतंग ने क्या किया था? मतंग ने गीतियों के हिसाब से किया था, बाकी अहोबल और महाराणा कुंभा ने नहीं किया था। मतंग ने किया था गीतियों के आधार पर, गीतियों के आधार पर। क्लियर? चलिए, उसके बाद आपके अंग दिए गए हैं और राग दिए गए हैं। ठीक है, खमाज, कांगड़ा, धनाश्री और तोड़ी। देखो, तोड़ी आपका जाएगा भोपाल तोड़ी, बिलासखानी तोड़ी, नाम में ही है। कांगड़ा भी फिर जाएगा आपका नायकी कांगड़ा और अडाना में। खमाज, तिलंग जो है, तिलंग राग खमाज का होता है, तो झिंझोरी खमाज में चला गया। धनाश्री आपका पटदीप और पिंपलासी में चला गया। तो 3 4 1 2, 3 3 3 4 1 2, सॉरी 3 4 2 1, हाँ 3 4 2 1 2 1 2, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका राइट आंसर। क्लियर? उसके बाद चलते हैं, एक तरफ राग है, एक तरफ थाट है। एक तरफ राग है, एक तरफ थाट है। ठीक है, तो कोमल, ऋषभ, आसावरी। आसावरी में गा धानी कोमल होते हैं, अगर रे को भी कोमल कर देते हैं तो क्या बनता है? वो भैरवी बनता है आपका, भैरवी बनता है। भीमपलाशी का आपको पता है क्या है? काफी है। ठीक है, जौनपुरी का क्या है आपका? आसावरी थाट होता है, और गोड सारंग का क्या है आपका? कल्याण थाट होता है। क्लियर? तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है राइट आंसर। क्लियर? चलिए, अब आते हैं आपके नेक्स्ट पैराग्राफ पर। संगीत में घरानों का महत्वपूर्ण स्थान है। घराने का अर्थ है एक विशेष शैली जो वंश परंपरा में व्याप्त हो। संगीत की तीनों ही विधाओं में घराने द्वारा संगीत को समृद्ध किया गया और घरानों में एक परंपरा का निर्वह करने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल, कभी कभी किसी सुयोग्य कलाकार की शैली कालांतर में घराने का रूप धारण कर लेती है और बाद में वंश परंपरा व शिष्य परंपरा के लगातार उसी प्रकार प्रयोग व अनुसरण करने का घराने का जन्म होता है। ठीक है, घरानेदार संगीत को ही गुरु शिष्य परंपरा का संगीत शिक्षण भी कहा जाता है। कभी घराने का नाम व्यक्ति, कभी स्थान के नाम पर रखा जाता है। भारतीय संगीत में घरानों को आत्मसात करने की वह शक्ति है जो विश्व के अन्य संगीत पद्धतियों में दिखलाई नहीं पड़ती। भारतीय शास्त्रीय संगीत में घराना इस प्रकार रच बस गया है कि इसके बिना संगीत की कल्पना करना असंभव प्रतीत होता है। ठीक है, कुछ घरानों ने अनेक विशिष्ट शैलियों का प्रादुर्भाव किया है जो गायन वादन में परिलक्षित होता है। इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संगीत में घरानों का सार्थक और महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल ठीक है। अब देखो, जो आपके क्वेश्चन 91 से 95 तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे पैराग्राफ में, पैराग्राफ कुछ और दिया गया था, क्वेश्चन कुछ और दिए गए। क्या उन क्वेश्चंस का आंसर पैराग्राफ में था? नहीं था। आगे आने वाले इन क्वेश्चंस का भी पैराग्राफ में नहीं होगा। ठीक है, ये केवल आपके टाइम को बर्बाद करने के लिए है। इसमें सिर्फ सीधा ये लिख दो कि 96 से 100 आपके घराने से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सीधा सीधा ये लिख सकते हो। या सीधा ये लिख दो कि 91 से 95 आपके टाइम के अकॉर्डिंग होंगे, सारे क्वेश्चन हम टाइम वाले पूछेंगे। पैराग्राफ दे देते हैं लेकिन एक भी क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में नहीं मिलता। ठीक है, तो ये देख लेना, जब अगर अगर आपके पेपर में टाइम कम है तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मैक्सिमम आपकी नॉलेज के ही आते हैं, आपकी जो आपने पढ़ा है उसी से आते हैं, पैराग्राफ से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे याद आ गया। कोई भी परंपरा घराना कब बनती है? ये क्वेश्चन आया हुआ था। कोई भी परंपरा कब बनती है? 3 पीढ़ियों के बाद, 3 पीढ़ी के बाद बनती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज आप बैठ गए एकेडमी खोल के कि चलो भाई अब ये घराना है, ऐसा नहीं है। जब वो कोई परंपरा, उसमें 5 प्रकार होते हैं, 5 चीजें होती हैं जो अलग होनी चाहिए बाकी सब चीजों से। सवर लगाओ, 5 प्रकार होते हैं, घराना में पढ़ाए थे आपको। ठीक है, 5 चीजें होती हैं जो बाकी सबसे अलग हों, और वो परंपरा जब 3 पीढ़ी तक लगातार चलेगी तब आप घराने का नाम दे सकते हैं। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। विलायत खां, विनायक राव पटवर्धन खां, अब्दुल करीम खान, निखिल बैनर्जी। तो आपको घराने बताने हैं। ठीक है, निखिल बैनर्जी का पढ़ चुके हैं, अब्दुल करीम खां का पढ़ चुके हैं, विनायक राव पटवर्धन का पढ़ चुके हैं, विलायत खां सबका पढ़ चुके हैं पिछले पेपरों में। निखिल बैनर्जी कहाँ के हैं? मेहर घराना के हैं। अब्दुल करीम खां किराना घराना के हैं। विनायक राव पटवर्धन जी ग्वालियर घराना के हैं। विलायत खां बच गए किसके? इटावा घराने के। क्लियर? तो आपका 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है राइट आंसर।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेहर घराने के प्रवर्तक उस्ताद अलाउद्दीन खान थे? बिल्कुल थे। उनका मुख्य वाद्य सितार था? नहीं, उनका मुख्य वाद्य सितार नहीं था, उनका मुख्य वाद्य था सरोद। सरोद, ठीक है। सरोद में तार कितनी होती हैं? 4 तार होती हैं। सरोद किससे बना है? सुर सिंगार से। सुर सिंगार किससे बना है? रबाब से। रबाब बना है चित्रा वीणा से, ठीक है। तो ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप सरोद का नाम सुनो तो आपके माइंड में ये चीजें घूम जानी चाहिए। सरोद कहाँ से बना? सुर सिंगार से। सुर सिंगार किससे बना? रबाब से। रबाब किससे बना? चित्रा वीणा से। चित्रा वीणा में कितनी तार होती हैं? 4 तार। सरोद में कितनी तार होती हैं? 4 तार, ठीक है। तो एक शब्द सुनते ही उसके आसपास के, ये क्वेश्चन आपने सुन लिया, उसके आसपास के क्वेश्चन जब तक आपके माइंड में नहीं घूम रहे, इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं है। जिस टाइम पे आपको एक शब्द सुन, एक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन घूम जाए ना दिमाग में, समझ लेना आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी जेआरएफ की तैयारी, ठीक है। तो ए सही है, 2 गलत है। ए सही और 2 गलत, ऑप्शन नंबर 3 में आ गया आपका। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सितार का घराना नहीं है? जयपुर है, रामपुर है, विष्णुपुर है। विष्णुपुर ध्रुपद का भी है, रामपुर जयपुर आपके सितार के हैं, जयपुर ख्याल का भी है। बनारस का घराना कौन सा है? बनारस तबले का घराना है, तबले का घराना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। वादन विधा में किस घराने का योगदान अधिक रहा है? वादन विधा में आपका देखो, ग्वालियर और आगरा तो आपके ख्याल घराने के प्रमुख घराने हैं। जयपुर घराना का जो है नाम है वादन में सबसे अधिक रहा है। क्लियर। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन आपका, 100वां क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित गायकों को उनकी वरिष्ठता के क्रम में लिखें। वरिष्ठता के क्रम में सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, छोटा, छोटा। विनायक राव पटवर्धन, नत्थन पीर बख्श, मालिनी राजूरकर, हद्दू हस्सू खा, सारे किसके हैं? ग्वालियर घराने से। सारे ग्वालियर घराने से हैं। ग्वालियर घराने के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक है नत्थन पीर बख्श। तो सबसे पहले कौन आएंगे? नत्थन पीर बख्श। नत्थन पीर बख्श सबसे पहले, बी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है सबसे पहले नत्थन पीर बख्श के बाद मुख्य जो नाम आता है हद्दू हस्सू खा का। हद्दू खा और हस्सू खा, बी के बाद डी। उसके बाद पुलस्कर जी की शिष्य परंपरा में आते हैं विनायक राव पटवर्धन, उसके बाद ए और उसके बाद सी। ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका? राइट आंसर है। क्लियर। चलिए, कई बार पूछा जाता है विष्णु दिगंबर पुलस्कर के गुरु बालकृष्ण बुआ, ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए, ये थे आपका पेपर था 2022 का पेपर, हमने सोल्व किया। कैसा लगा आपको पेपर? क्वेश्चंस कैसे लगे? अच्छे तरीके से सोल्व किए? आपको नई चीज़ें जानने को मिली, नहीं मिली? ठीक है, आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए, ठीक है। हमारा सुपर बैच जो है जुलाई में आपका अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। नया बैच, न्यू बैच जो है आपका जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, सुपर बैच। एक ही बैच से आप जो है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। म्यूजिक की कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक वाली, ठीक है। जीरो से हीरो बनाने वाला बैच है ये आपका। एक बैच से के बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, बैच को लेने के लिए हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, आपका पेपर आने वाला है, 22 तारीख का आपका पेपर है, 22 जून का, और मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। चलिए, थैंक यू।